हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं द कंप्लीट ग्रामर सीरीज स्टार्ट किया हूं और आज उसकी ये पहली क्लास होने वाली है। ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा जो YouTube का परिवार है वो पूरे 1100 का हो चुका है और जिस तरीके से आप लोग हमारे इस चैनल पर अपना प्यार और प्रेम बरसाए हैं, आप इस तरह से आगे भी करते रहिए। आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है और उसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी बच्चों को उसमें लेकर के कन्फ्यूज़न भी रहता है, कुछ बच्चे रूल्स के चक्कर में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बार बार उस टॉपिक में फंसते चले जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह बताने वाला नहीं हूँ। आप सबको पता है मेरे चैनल का नाम भी है टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही सिखाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको कोई रूल्स वगैरह रटा दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन यहाँ लगभग अंग्रेज़ी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हर टॉपिक के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बताया जाएगा, यानी सारे कॉन्सेप्ट को हम समझाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वॉइस चैप्टर जो है हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई बच्चा हमारा चाहे 10th में हो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, कोई बच्चा अगर हमारा 12th में है उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वॉइस में आता क्या है पहले आप समझ लीजिए, आपको पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो वॉइस में आपको केवल और केवल एक चीज़ पढ़ना है, वो है चेंज, यानी कि वॉइस को चेंज कैसे करते हैं। चेंज का मतलब क्या आप जानते हैं, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, बस यही आप में आता है। इसमें ना तो आपसे एरर पूछता है और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, तो उसका झंझट खत्म ही है। सिर्फ आपको चेंज समझना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो चलिए आज हम वॉइस का पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके चेंज का हम पूरा का पूरा वर्णन आगे करेंगे वीडियो में। चलिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप पहले समझिए इंट्रोडक्शन में क्या आपको सीखना है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी गहराई तक जाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो इंग्लिश है ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ठीक, ये सब्जेक्ट थोड़ी है। जैसे मैं कहूँ हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी कहाँ सब्जेक्ट है, हिंदी तो एक लैंग्वेज है। वैसे अंग्रेजी भी क्या है, एक लैंग्वेज है। और आपको पता है लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। यानी अगर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता होगा तो जाहिर सी बात है उस भाषा का प्रयोग करने वाला अर्थात बोलने वाला जरूर होगा, 100% होगा बोलने वाला। यानी उस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों होता है हमारा एक स्पीकर। कौन होता है, स्पीकर, ठीक। और आप ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल मन में बैठा लीजिए आप कि जो लैंग्वेज का स्पीकर होता है वो आई ही होता है। आप खुद सोचिए, जैसे आपको कुछ भी बोलना हो तो कभी आप अपना नाम लेके बोलेंगे कि अमन आपसे कह रहा है, ऐसा आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप बोलते हैं तो आप अपना नाम नहीं लेते हैं, आप हमेशा मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। आई सेड, आई सेज, समझ गए ना। यानी आई ही हमेशा क्या होता है, लैंग्वेज का स्पीकर होता है। जब यही आई और लोगों को साथ में लेकर के बोलने की कोशिश करता है तो मेरे प्यारे बच्चों वो वी कह के कहने लगता है, वो कहता है हम आपसे कह रहे हैं, हम शब्द का प्रयोग करता है। यानी लैंग्वेज का जो प्राइमरी स्पीकर होगा वो हमारा आई ही होगा। और जब आई और लोगों को लेकर के बोल रहा होगा तो वो वी शब्द का प्रयोग करेगा, लेकिन फिर भी उस दौरान आई ही बोल रहा होगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा होता है। अब आप मुझे बताइए, जब कोई बोलता है तो उसे सुनने वाला भी तो चाहिए ना। हाँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ने वाले ना हो तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। वैसे अगर स्पीकर बोल रहा है और इसको सुनने वाला ना हो तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं यार। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे सुनने वाले भी होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों लिसनर। अब ये लिसनर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का स्पीकर हमेशा एक ही है, वो है यू। ये लिसनर जो होता है, जो लिसनर होता है वो यू ही होता है हमेशा। ध्यान रखिएगा, आप जब भी कहते हैं, आप कहते हो ना आप सुन लो, तुम लोग सुन लो, ठीक है ना, तुम सुन लो, इस तरह से आप बोलते हैं, यू शब्द का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। अब ध्यान दीजिए, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन जो बोलने वाला है वो किसी न किसी चीज़ के बारे में बोल रहा होगा, किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी वस्तु के बारे में बोल रहा होगा,
है कि ना। हो सकता है अपने ही बारे में बोल रहा हो, तो जिस विषय के बारे में बोल रहा होता है वो नॉन एक्टिव पर्सन में चला जाता है, यानी कि वो पूरे कन्वर्सेशन में एक्टिव ही नहीं होता, वो नॉन एक्टिव पर्सन की कैटेगरी में चला जाता है। अब ये नॉन एक्टिव पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन शब्द आता है उसको ध्यान से देखिएगा। एक तो प्यारे बच्चों ही आता है हमारा, दूसरा है सी, तीसरा है इट, और इसके बाद अगला है हमारा दे। तो ये 4 शब्द ऐसे हैं जो हमारे नॉन एक्टिव पर्सन की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब वॉइस में इसका क्या रोल है? वॉइस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है प्यारे बच्चों। समझिए, आप वहाँ देखते हैं जो भी हमारा वाक्य लिखा रहता है उसमें हम स्पीकर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एज ए सब्जेक्ट, वहाँ हम लिसनर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वहाँ हम नॉन एक्टिव पर्सन को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन सब चीज़ों को वहाँ देखने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के, ताकि आपको आगे जब मैं टॉपिक समझाऊं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। जब मैं वहाँ स्पीकर की बात करूँ, लिसनर की बात करूँ या नॉन एक्टिव पर्सन की, तो आप अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली ये शब्द हैं क्या। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे वो है सेंटेंस फॉर्मेशन का। देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है वो समझ जाइए आप। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक, यानी हम सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं। आप समझिएगा, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक अगर चीज़ कोई है तो वो है हमारा वर्ब, यानी वर्ब का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना। अगर वर्ब होगा तो प्यारे बच्चों उसका करने वाला भी कोई ना कोई होगा, जिसे हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, है कि ना। यानी डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी वर्ब का करने वाला कर्ता कहलाता है। समझ गए ना। तो वर्ब जब भी हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का होना अति आवश्यक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर नहीं, कहीं कहीं तो हम इस तरह का भी सेंटेंस पाते हैं कि केवल वर्ब से शुरुआत होती है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, वहाँ पर भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है आपको केवल और केवल एक वर्ब से ही शुरुआत मिल जाती है सेंटेंस की, इसके बाद आपका जो भी लिखना रहता है लिखा गया होता है, कोई बात नहीं है। एक वर्ब से भी इसकी शुरुआत हो जाती है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ। मान लो आप ही हो, मैंने आपसे कहा कम हेयर, यहाँ आओ। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं बोलने का काम मैं कर रहा हूँ, सुनने का काम आप कर रहे हैं, और आपसे ही कहा जा रहा है कि आप आइए यहाँ पे, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप आइए यहाँ पे, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कम हेयर, यू कम हेयर, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस वर्ब का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, यानी करने वाला, जिससे हम कह रहे हैं, ठीक है ना, वो तो हमारा यू है। अच्छा, यू क्या है यहाँ पे यू हिडन है, हिडन है भाई, है ना, हिडन है यानी छिपा हुआ है। इसकी बात नहीं, इसे स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया, ठीक, इसे छिपा दिया गया, सिर्फ इतना बोल दिया गया कम हेयर, यहाँ आओ, है ना, यहाँ आओ, बस इतना ही कह दिया गया आपसे। तो देखिए, सेंटेंस आपका 2 तरीके से ही लिखा मिलेगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, और कभी कभी आप सीधा वर्ब से भी लिखा पाते हैं। तो चलिए, ये रहा सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए, आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, आपका टॉपिक जो है वो प्यारे बच्चों मैंने शुरू किया है वॉइस, समझ गए ना। ठीक, हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन समझा चुके हैं। वॉइस में अब समझते हैं एक्चुअल में वॉइस क्या है। इसका तो जिक्र ही नहीं किया मैंने, ये एक्चुअल में वॉइस क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो वॉइस होता है, वॉइस, ठीक है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक, ये जो है ये बातचीत का एक हिस्सा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई राम वहाँ जाता है, राम एक पत्र लिखता है, राम ने रावण को मारा। इस तरह से ये क्या करते हैं, हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बातचीत ही कर रहे होते हैं, वो कन्वर्सेशन का एक पार्ट बन जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा वॉइस क्या है, अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फैक्ट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वॉइस क्या है, इट इज़ ए मीडियम, इट इज़ ए मीडियम, ये एक माध्यम है। क्या माध्यम है, इट इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना पड़िए, ठीक ना, टू एक्सप्रेस दियर, टू एक्सप्रेस
देयर इमोशंस, आपके जो थॉट्स हैं उसे आप कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं दूसरों को। आपकी जो इमेजिनेशंस होते हैं प्यारे बच्चों, वो आप बता रहे होते हैं दूसरों को। इसके अलावा क्या क्या है, ठीक, जैसे आपने कुछ फील किया हो, ठीक है, आप उसे बता रहे होते हैं लोगों को। इसके अलावा आप क्या बता रहे होते हैं, कोई फैक्ट्स होता है, तो इन सब चीज़ों को आप कन्वर्सेशन में लेकर के कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं आप। तो ये जो है वॉइस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, थॉट्स, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स, फैक्ट्स, etc। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ठीक, हम अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दो अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, टू डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसमें पाते क्या हैं, जब हम अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त कर रहे होते हैं तो उनका जो रियल सेंस होता है प्यारे बच्चों, जो उनका रियल सेंस होता है या ओरिजिनल मीनिंग की बात करें, वो नो चेंज, बदलता ही नहीं है। आप जैसे सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ आपसे, कि राम ने रावण को मारा, आपको पूरी तरीके से समझ आया किसने मारा, राम ने। कौन मार खाया, रावण, ठीक, कौन मार खाया, रावण, ये आपको समझ आ गया। लेकिन मैं इस बात को एक तरीके से और बोल रहा हूँ, फिर आप समझिए, रावण राम के द्वारा मारा गया, अभी भी कौन मारा गया, रावण। किसने मारा, राम ने ही मारा। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का जो रियल सेंस है, आप देख रहे हैं परिवर्तन ही नहीं हो रहा, दोनों सही हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीक़ों से तो व्यक्त कर दिया गया ना। तो ये सब चीज़ें हम वॉइस के अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये समझ आ गया होता। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि अगर हम दो तरीक़ों से इसे व्यक्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वॉइस को हमें दो तरीक़ों से ही पढ़ना होगा। हाँ, वॉइस का जो प्रकार होगा वो दो प्रकार का हो सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो दो प्रकार का ही होगा। तो चलिए आइए उसको भी लेकर के हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने बताया, जो वॉइस होता है, वॉइस, ठीक, उसे हम दो रूपों में ही पढ़ रहे होते हैं। एक जो होता है प्यारे बच्चों हमारा, वो होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चे, हमारा होता है वो पैसिव वॉइस। इन दो रूपों में हम वॉइस का पूरा अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में पूरा का पूरा जो फोकस होता है प्यारे बच्चों, जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, फोकस ऑन सब्जेक्ट, ठीक। और जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, इसमें जो फोकस होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, इसमें पूरा का पूरा फोकस होता है ऑब्जेक्ट का। अगर हम इसे पूरा लिखें तो ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसमें पूरा का पूरा फोकस हम किस पर करते हैं, सब्जेक्ट पर। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो फोकस करते हैं प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पर। यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस कर रहे होते हैं हम, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस मुझे समझना है तो इसमें पूरा का पूरा खेल फोकस का होता है कि हम फोकस किस पर कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो फोकस होता है, आप नोट पॉइंट बना करके इस बात को लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो फोकस होता है, फोकस, ठीक है ना, वो फोकस हमारा चेंज हो जाता है। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वॉइस में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वॉइस में केवल और केवल फोकस चेंज हो जाता है, फोकस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। केवल और केवल फोकस चेंज हो जाता है, लेकिन जो उसकी रियल मीनिंग होती है, उसकी जो रियल मीनिंग है प्यारे बच्चों, रियल मीनिंग वो क्या होती है, नो चेंज। रियल मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो उसका फोकस होता है वो बदल जाता है। ये वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ समझना है। तो देखिए, मैं आपको कोई रूल्स वगैरह रटाने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये कैसे बदलता है। तो चलिए हम बताते हैं इस चीज़ को।
अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके ही बैठे हो ना, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना आपको नोट करना है। ऐसे बैठ कर कहानी की तरीके मत सुनिएगा, अगर कहानी सुनना होगा तो फिर मत देखिएगा इस वीडियो को। ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी पेन ले करके बैठना है और चीज़ों को नोट करना है, एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझना है। चलिए हम अब लिखते हैं एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने। मैंने कहा कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को जान से मार दिया। इसका मतलब क्या होगा, राम ने रावण को जान से मार दिया। चलिए आइए आइडेंटिफिकेशन करिए। पहले तो आप मुझे बताइए इस किल्ड वर्ब, किल्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ब है। ठीक, ये कैसा वर्ब है, तो मारने का काम किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो एक्शन वर्ब है। यहाँ जो वर्ब है ये हमारा ये एक्शन वर्ब है बच्चे, तो ये तो एक्शन वर्ब हो गया। ठीक, आप मुझे बताइए इस वर्ब को कर कौन रहा है, यानी इसका डूअर कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका डूअर तो राम है। अगर डूअर राम है तो अभी भी मैंने आपको बताया डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इसका मतलब राम हमारे सब्जेक्ट बन के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गए। ठीक है ना। अच्छा, इस क्रिया का प्रभाव कौन झेल रहा है, इस क्रिया के द्वारा अफेक्ट कौन हुआ, तो आप कहेंगे सर रावण। ठीक है ना। और जो क्रिया का प्रभाव झेले, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो हमारा जो रावण शब्द है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, इस वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिख दिया गया ना। आप ऐसे मानिए जैसे मान लो कि कोई कतार है, ठीक, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की, बच्चों की कतारें लगी हैं, ठीक है ना। और कतार में जो बच्चा हमारा सबसे आगे खड़ा है, ठीक है, जो भी बच्चा हमारा सबसे आगे खड़ा है, पहले फोकस तो उसी पर जाएगा, सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर होगा। जो लास्ट में है उस पर फोकस बहुत लास्ट में जाएगा, यानी ना के बराबर फोकस होगा। ऐसे आप समझिए प्रार्थना सभा में सुबह सुबह आप खड़े होते हैं तो जो बच्चा सामने खड़ा होता है वो ढेर एक्टिविटी नहीं कर पाता, लेकिन जो लास्ट में खड़ा है वो जनगण मन की जगह कुछ और ही गा रहा है, उसके मन की बात है ना, कौन उस पर ध्यान देता है। लेकिन शुरू वाला तो जनगण मन ही गाएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि भाई फोकस हमारा किस पर जाएगा, जो बच्चा सबसे पहले कतार में खड़ा है। आप देखिए यहाँ पर कोई बच्चों की कतार नहीं लगेगी, यहाँ लगेगा शब्दों का कतार। तो शब्द में जो शब्द हमारा पहले आएगा भाई फोकस उसी पर जाना है। इसका मतलब पूरा का पूरा फोकस तो राम पर चला गया। राम है क्या, सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो टोटली फोकस है, जो फोकस हमारा पूरा का पूरा वो तो राम पर गया जो कि सब्जेक्ट है। और जब पूरा का पूरा फोकस सब्जेक्ट पर चला जाए तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो वाक्य मैंने लिखा वो एक्टिव वॉइस का ही है। समझ गए इस बात को, एक्टिव वॉइस आप समझ गए ना। चलिए आइए चलते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी को दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, एक अलग ही तरीके से। समझिएगा कैसे, जैसे मैंने लिखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा रावण इज किल्ड बाई राम। मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसे चेंज कैसे करेंगे एक एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप घबराइए मत कि आप ऐसा कैसे लिख दिए सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। आपको समझना भी नहीं है, सिर्फ आपको देखते जाना है, अपने आप समझ आता चला जाएगा। बताइए ये वाक्य समझ आ रहा है, रावण राम के द्वारा मारा गया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें भी एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। आप बताइए प्यारे बच्चों, ये किल क्या है। आप कहेंगे सर ये तो वर्ब है। अच्छा ये वर्ब है, कैसा वर्ब है, कहेंगे सर ये एक्शन वाला वर्ब है। वेरी गुड, एक्शन वर्ब हो गया। आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, इस स्किल्ड वर्ब को कर कौन रहा है, बताओ तो आप कहेंगे सर अभी भी राम ही कर रहा है। क्या स्किल्ड वर्ब को रावण कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस स्किल्ड वर्ब को अभी भी राम के द्वारा ही किया जा रहा है। और डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब स्किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम है। आप देख रहे हैं। अब आपके मन का एक भ्रम दूर होता नजर आ रहा होगा। आपने अभी तक अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट तो पहले आता है सर, ये लास्ट में आप कैसे कर दिए। तो एक बात ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है। वाक्य के शुरू में आ सकता है, वाक्य के बीच में आ सकता है, वाक्य के लास्ट में भी जा सकता है। समझ गए ना। यहाँ देख रहे हैं आप, वाक्य के लास्ट में चला गया ना सब्जेक्ट। इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है वो तो लास्ट में चला गया ना। सब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है। ये केवल मिथ है कि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट शुरू में ही पाया जाता, बीच में नहीं पाया जाता। ये बात पूर्णतः गलत है। समझ गया। सब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी मिल सकता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों राम ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए क्या इस वर्ब है कि नहीं, बताओ। ठीक,
अब कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं और कहें कि सर इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कह सकते हैं वो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं उनका ये मिथ भी दूर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। समझिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, आप खुद खोपड़ी लगाइए अपना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता प्यारे बच्चों तो मेन वर्ब ये बन जाता, और अगर ये मेन वर्ब होता तो इसको करने वाला सबसे पहले ही लिखना पड़ता, जैसे कि मैंने एक्टिव वॉइस के वाक्य में किया, तो उस दौरान पूरी कायनात ही पलट जाती। यहां राम ने रावण को मार दिया और रावण इस वॉइस चैप्टर को पढ़ने के बाद खुश हो जाता, कहता कम से कम मेरे पास एक अस्त्र तो ऐसा मिल गया जिसकी वजह से मैं राम को मार सकता हूं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक, अगर आपने इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब बना दिया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ राम ने रावण को मारा, रावण कहेगा मैं बदला लूंगा, राम रावण को मार देगा, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता। ये क्या है फिर आप पूछेंगे, तो प्यारे बच्चों ये मेन वर्ब है, समझ गए आप, ये है मेन वर्ब। आगे इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, समझ गए। जब मैं टेंस का बताऊंगा ना कि किस तरीके से वॉइस चेंज होता है, तो वहाँ आप और बेहतर समझेंगे। बशर्ते अभी आपको सीखना है यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बस। ये मेन वर्ब है प्यारे बच्चों। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट रावण है, समझिएगा ध्यान से। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रावण है, समझ गए। ठीक है, ये बाई क्या है, इसका पार्ट्स आप स्पीच बताइए। आप कहेंगे सर ये तो प्रीपोजिशन है, वेरी गुड। ये क्या है, ये है हमारा प्रीपोजिशन। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन आता है प्यारे बच्चों, उसे अपना तुरंत ऑब्जेक्ट ही चाहिए। अगर हमारा प्रीपोजिशन आया तो उसे तुरंत अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ जो राम है वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बने बैठे हैं, समझ गए आप। देख रहे हो, एक ही शब्द हमारा सब्जेक्ट भी बन गया, एक ही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अंग्रेजी है भाई साहब, आपको समझना, ये भाषा है। आपको मैंने पहले ही बताया, ये नियमों पर नहीं चलता है, ठीक ना। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, समझिए। एक ही शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बन के खड़ा हो गया। अब आप देखिए, अब दोनों में थोड़ा कंपेरिजन करिए। आप कहेंगे सर ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। यानी ये सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। बताइए, यहां तक समझ आया ना। फिर ये क्या है, राम। आप कहेंगे सर राम तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट बना बैठ गया। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। बताइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। अभी मैंने आपको वॉइस की परिभाषा में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की परिभाषा बताई। क्या बताया मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पर फोकस किया जाए तो पैसिव वॉइस हो जाता है। और सबसे पहले आ कौन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इसका मतलब फोकस तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पर चला गया, और अगर फोकस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पे हो तो वाक्य कैसा हो जाता हमारा, पैसिव वॉइस का। इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा गया ये तो पैसिव वॉइस का वाक्य है। बताओ, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये पैसिव वॉइस का वाक्य। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रहा हूँ, उसको नोट करते हुए चलना है आपको, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ हम किए क्या, ऑब्जेक्ट को यहाँ नया सब्जेक्ट बना दिए, इस सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बना दिए। यहाँ जो मेन वर्ब था हमारा उसका हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लिए हैं, ठीक। और यहाँ देख रहे हैं आप, दो नए शब्द जुड़ गए। एक तो हमारे पास एक नया वर्ब आ गया, हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक प्रीपोजिशन आ गया अलग से। ये दो शब्द हमारे अलग से आ गए हैं, समझ गए ना। तो चलिए अब हम पॉइंट्स को लिख रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो हमें एक नए सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट कोई नया नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो आपको ढूंढना नहीं है भाई, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठा करके नया सब्जेक्ट बना दीजिएगा, पैसिव वॉइस का बात खत्म। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं कि सर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है ना। ये नया ऑब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। यानी आपको एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है ये कोई नया वाया नहीं भाई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है। बताओ, यहाँ तक बात समझ आया ना, ये 2 पॉइंट समझ गए आप, ठीक है ना।
ये 2 पॉइंट यहाँ जगह नहीं है भाई, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसके नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेन वर्ब है हमारा उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली गई, ठीक है ना। यानी जो मेन वर्ब है आपका एक्टिव वॉइस का, जो मेन वर्ब है उसका हम हमेशा कौन सी अवस्था यूज़ करेंगे भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, समझ गए। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि हमने एक अलग से प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया, ठीक है ना। मुझे एक प्रीपोजिशन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ हम लिख देंगे एक प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ये प्रीपोजिशन बाय भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जहाँ जिसकी आवश्यकता रहेगी उसी अनुसार हम प्रीपोजिशन यूज़ कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये भी बता दिए, ये भी, एक तो छूट रहा है, मतलब इसकी भी ज़रूरत है। यानी जो हमारा 5वां पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा एक नया वर्ब। बताओ इस वर्ब का जिक्र क्या पहले किया गया, नहीं किया गया, इसका मतलब ये एक नया वर्ब है प्यारे बच्चों। ये हमारा कैसा वर्ब है, एक नया वर्ब है। और नया वर्ब है क्या, इसको नोट कर लीजिएगा, ये है बी वर्ब। क्या है, बी वर्ब, इसे कहते हैं बी वर्ब, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, बी वर्ब। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक हम समझते हैं। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, तो अगले वीडियो में मैं उस बात को आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अब से इसकी अगर शुरुआत हो गई है तो अब ये बंद होने वाला नहीं है। तो चलिए आपका एक बार फिर से हमारे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।